नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। बेखुदी से बदहाली तक, मदहोशी से मौत तक, बस ये मुख्तसर सी कहानी है नशे की। नशे की लत में जो एक बार फंस जाता है फिर जिंदगी भर उसके हाथ कुछ नहीं आता। हाल ही में राहुल महाजन का प्रकरण जब सामने आया तो एक बार फिर से नशे का कारोबार, नशे में गिरफ्त लोग और इन सब की कहानियां एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। ऐसा नहीं है कि यह विषय कोई नया है, ये विषय बहुत पुराना है, लेकिन चिंता की बात यह है कि आज भारत एक ऐसे उभरते हुए देश के रूप में आगे बढ़ रहा है जहां पर ड्रग्स का संसार चल रहा है। 50% की दर से ऐसे रोगी लगातार बढ़ रहे हैं जो कि ड्रग्स के शिकार हैं। ये हमारे लिए चिंता की बात है, सोचने समझने की बात है। और आज चर्चा में यही है हमारा विषय जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जनता के नुमाइंदे हमेशा की तरह और हमारे खास मेहमान, हमारे विशेषज्ञ। लेकिन इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, आइए देखें कि भारत में नशे का जो सिनेरियो है, नशे का जो ये व्यापार है, किस रूप में फैल रहा है और अभी तक की जो ताजा घटनाएं हुई हैं उनका जिक्र आइए देखते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट में। गत सप्ताह मुंबई बंदरगाह पर दक्षिण अफ्रीकी जहाज एसएल वॉयेजर से तकरीबन 200 किलोग्राम कोकीन की बरामदगी और दिल्ली में घटित राहुल महाजन प्रकरण से एक बार फिर ड्रग्स या नशीले पदार्थों का मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। जहां मुंबई में जब्त की गई कोकीन की खेप अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी थी, तो वहीं राहुल महाजन की घटना कोई पहली घटना नहीं थी जहां उच्च या अभिजातीय वर्ग में नशीले पदार्थों के सेवन या फिर खरीद फरोख्त का मामला प्रकाश में आया हो। अभिनेता संजय दत्त हो या फरदीन खान, प्रोवो के मालिक सलिल चतुर्वेदी हो या मॉनसून वेडिंग के नायक विजय राज, समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी के पुत्र फरहान हो या दिलीप छाबड़िया के पुत्र या फिर फैशन गुरु प्रसाद विदापा, समय समय पर ये सभी नशीले पदार्थों के सेवन या फिर उनकी खरीद फरोख्त में लिप्त पाए गए हैं। फहरिस्त खासी लंबी हो सकती थी। ये तो महज कुछ वे प्रमुख नाम हैं जो कानून या पुलिस के हत्थे चढ़े। भारत में यदि नशीले पदार्थों के परिदृश्य पर सरसरी नजर डालें तो स्थिति काफी गंभीर नजर आती है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में तकरीबन 7.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। इन लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खासतौर से अगर हम मेट्रो शहर से हटकर छोटे शहरों और कस्बों की तरफ रुख करें तो दरअसल भारत में नशीले पदार्थों का कारोबार देश की भौगोलिक स्थिति को लेकर ही देखा जा सकता है। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के बीच स्थित होने के कारण भारत न सिर्फ इन पदार्थों का आसान गंतव्य बन जाता है, बल्कि ये एक सुलभ ट्रांजिट रूट भी है जहां से ये पदार्थ आसानी से दूसरे देशों में भेजे जा सकते हैं। इसे वर्तमान आधुनिकता की आंधी कहें या बाजार का युग या फिर महानगरों की दमकती जीवन शैली, उच्च वर्ग की दौलत, आक्रामक अंदाज और उसकी समाज और कानून के प्रति संवेदनहीनता में आज मादक और नशीले पदार्थों का नशा पूरी तरह से घुल चुका है। ये वो वर्ग है जो हर तरह से ताकतवर वर्ग है और बेपनाह दौलत का वारिस भी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नशे की ये लत महज उच्च या अभिजातीय वर्ग तक ही महदूद है। फुटपाथों, झुग्गी झोपड़ियों या फिर रेलवे स्टेशनों पर बसेरा करने वाले लोगों में भी आज इसकी बढ़ती लत को देखा जा सकता है। दुखद तो ये है कि दोनों वर्गों के बच्चों या नौजवानों में इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, जिसका नतीजा है कि ये अपराध की दुनिया में लिप्त हो रहे हैं और इसके दलदल से निकल पाना इनके लिए आसान नहीं दिख रहा। नशे की इस लत में अमीर और गरीब के बीच फर्क सिर्फ इतना है कि जो धनवान है वे कोकेन, हेरोइन, ब्राउन शुगर या फिर महंगी नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं और जो गरीब हैं वे इस लत के चलते सिगरेट के जरिए ही चरस गांजे के शिकार हो जाते हैं। जिनको ये कुछ भी मुहैया नहीं हो पाता वे आयोडेक्स, कोरेक्स, बेनाड्रिल जैसे कफ सिरप का सहारा लेते हैं। इन सब के अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो पेट्रोल सूंघकर या फिर करेक्टिंग फ्लूइड से ही काम चला लेते हैं। अब इन सब स्थितियों के लिए जिम्मेदार गलत संगत हो या माँ बाप की लापरवाही, तेज रफ्तार जिंदगी से उपजे तनाव हो या गलत ढंग से कमाई दौलत के मजे लूटने की चाहत, कुल मिलाकर सच तो ये है कि नशे का जहर आज समाज में एक नासूर बनकर फैलता जा रहा है। नशा एक नासूर की तरह हमारे समाज में फैल रहा है। यहाँ पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन अगर आप हमारी इस चर्चा में शामिल होना चाहते हैं तो आप एसएमएस के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या नशे की जो ये आदत है, ये जो बुराई है, क्या ये आधुनिकता की देन है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो लिखिए CMP-A और अगर आपका जवाब ना में है तो लिखिए CMP-B और कर दीजिए हमें एसएमएस 676733 पर। हमें आपका इंतजार रहेगा, आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट पर। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर दीपक रहेजा हैं जो कि मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, मन की ऐसी कौन सी गांठें होती हैं, कौन सी ऐसी गुत्थियां होती हैं जो सुलझती नहीं हैं और आदमी नशे की तरफ चला जाता है? क्या कहते हैं आप?
देखिए, यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जब हम नशे की बात करते हैं तो एक व्यक्ति नशा क्यों करता है, जैसा आपका सवाल है। या हम ये जानते हैं कि आज हम जो नशे की लत है उसको हम एक बायो साइकोसोशल डिसऑर्डर मानते हैं। तो हम ये जानते हैं कि एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, जो एडिक्ट है उसके शरीर में कुछ इस तरह की रासायनिक क्रिया होती है जो उसको मजबूर करती है कि वो नशे की तरफ जाए। दूसरी तरफ हम साइकोलॉजिकल कंपोनेंट की बात करते हैं, जहां जो एक एडिक्टेड व्यक्ति है उसकी मानसिकता की हम बात करते हैं, और तीसरी तरफ सोशल जो सामाजिक पहलू है उसकी बात करते हैं। तो जो एक एडिक्ट है वो एक कुछ खास वल्नरेबिलिटी के कारण ऐसी स्टडीज सामने आई हैं, ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जहां पे पाया गया है कि एक व्यक्ति ने किसी टाइम पे नशा किया और एक व्यक्ति उसको आगे चल के नशा करता चला जा रहा है। व्हाई डज अ पर्सन स्टार्ट एंड व्हाई डज ही कीप डूइंग, इसके दो अलग पहलू हैं। और जो ये लोग जो नशे को करते चले जाते हैं, यहाँ पे कहीं हम आधुनिकता की बात करें, अर्बनाइजेशन की बात करें, इजी अवेलेबिलिटी की बात करें, एक वीक लॉ रेगुलेटिंग एजेंसी की बात करें, तो ये सब पहलू जब सामने आते हैं तो जो व्यक्ति वल्नरेबल है, जिस व्यक्ति की ऐसी प्रेडिलेक्शन है कि वो नशा कर सकता है, जब वो इन चीज़ों का सेवन करता है और कुछ खास प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया के चलते वो इसकी लत का आदी हो जाता है और उसको करता चला जाता है और नशे की आदत होता जाती है। जी, हमारे साथ सुनील वात्स्यायन जी बैठे हैं जो कि नाला इंडिया फाउंडेशन से आते हैं, जो कि एक ऐसी फाउंडेशन है जो कि इस तरह के लोगों को रिहेबिलिटेट करती है, उनको ट्रेनिंग देती है। सुनील जी, आप मुझे बताइए किस तरह के लोग आपके पास आते हैं, ये कहते हैं कि साहब मुझे ये लत लग गई है, मुझे इससे बचाइए, या ऐसे लोग ज्यादा आते हैं जिनके माँ बाप आते हैं, रिश्तेदार आते हैं कि इनको ऐसी लत हो गई, आप छुड़ाइए? किन वजूहत के साथ वो आपके पास आते हैं? अक्सर जो देखा गया है इसमें खासतौर से जो लोअर मिडिल क्लास है और लोअर क्लास के या हाई क्लास के लोग जो है बहुत कम आएंगे आपको इलाज के लिए। और देखा गया है जो इवन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की या यूएनओडीसी की जो स्टडीज़ हुई हैं, नेशनल हाउस होल्ड सर्वे, उसमें पाया गया है कि अक्सर जो इलाज लिया जा रहा है और जो आदमी नशा ले रहा है उसके बीच का जो गैप है बहुत ज़्यादा है, यानी कि 4 से 5 साल इसमें लग जाते हैं। व्यक्ति नशा लेता रहता है, उसके घर वाले भी देखते हैं, मगर वो कोई ना कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि वो इलाज के लिए जा सके। और ये मानना कि मेरे को समस्या है, मैं एक एडिक्ट हो गया हूँ या अल्कोहलिक हो गया हूँ, ये मानने में उसको तकरीबन 4 से 5 साल लग जाते हैं। और वो जब तक उसके रिसोर्सेज उसको मिलते रहते हैं, तो एनेबलिंग फैक्टर्स हैं बहुत सारे जो उसको मदद करते हैं जारी रखने में, जिसमें फैमिली एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो ये कारण है जो कि उसको एक बहुत ज़्यादा गैप पैदा कर देता है और वो इलाज तक नहीं पहुंच पाते। तो ये बहुत देखना जरूरी है कि उन लोगों को हम पहले कैसे लाएं और क्या हम उनको एक ऐसा माहौल बनाएं अपने समाज में कि वो खुल करके कह सकें कि हाँ, मैं नशे की, मेरे को बीमारी है, जैसे अगर मेरे को मलेरिया होता है तो मैं छुपाता नहीं हूं। तो अगर ये कह देगा तो पुलिस वाले उससे पकड़ के ले जाएंगे। हाँ, यही तो डीक्रिमिनलाइजेशन की बात हमें करनी है कि पुलिस क्या हम खुल करके बता सके और मैं अपने को रोगी के रूप में, पेशेंट के रूप में सबके सामने अपने को पेश कर सकूं और इलाज के लिए तैयार हो सकूं और उस डर से बाहर आ जाऊं मैं। जी, बहुत ही सेंसिटिव विषय है जो कि हम डील कर रहे हैं। अनीता रॉय हमारे साथ हैं, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली पुलिस से। अनीता जी, पुलिस या कानून, ये हमारे पास एक ऐसी चीज़ें हैं, डर हैं, जिनसे हम लोगों को, डेटरेंस हैं जो लोगों को रोकते हैं। मुझे ये बताइए कि भारत में अगर हम पूछें, आज ड्रग्स का जो व्यापार हो रहा है, कारोबार हो रहा है, उसका क्या सिनेरियो है? आप पुलिस की नज़र से क्या बता सकती हैं हमें? देखिएगा, पिछले 2-3 सालों के आंकड़े देखे जाएं, दिल्ली पुलिस ने जो इसमें सीजर्स किए हैं, लास्ट ईयर ही मोर देन 1 क्विंटल हीरोइन का सीजर है। कोकेन का ट्रेंड 2004 और 5 के बीच में अगर कंपैरिजन देखा जाए, 2005 से 6 का रास्ता देखा जाए, थोड़ा सा बढ़ता हुआ है। पिछले साल तक 300 ग्राम कोकेन की सीजर थी, जहाँ की 2004 में लगभग नहीं के बराबर थी, और इस साल अभी तक 126 ग्राम कोकेन की सीजर है। मतलब ये एक प्रवृत्ति है, एक नया सब्सटेंस है जो कि बढ़ रहा है हम लोग के आंकड़ों के हिसाब से भी। लेकिन जितना हम लोग पकड़ पाते हैं वो तो इन्फॉर्मेशन बेसिस पे जो पुलिस एक्शन ले पाती है वो चीज़ सामने आती है, और हम लोग भी समझते हैं शायद आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा होंगे। और जो इस वक्त ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है, चाहे समाज का कोई वर्ग हो, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल वर्ग हो, बहुत गरीब वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो, एक इन्फॉर्मेशन आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पे ये लड़का है या ये परिवार का बच्चा है जो कि इसका शिकार हो रहा है। जैसे सुनील जी ने कहा कि लोग डरते हैं सामने आने से कि ये तो अपराध है। इसमें थोड़ी जानकारी की, थोड़ी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एनडीपीएस एक्ट अपने आप में स्ट्रिंजेंट है, लेकिन एनडीपीएस एक्ट डिसबैलेंस नहीं है।
इस मुझे एक्ट बताइए- में अंतर किया है दो लोगों के बीच में, एक वो जो कि ड्रग पेडलर है, जो कि बेच रहा है, जो बाकियों को लत लगा रहा है, और दूसरा वो जिसने अपने सेवन के लिए छोटी मात्रा में लिया है। ये बताइए आ कहाँ से रहा है ये सारा का सारा जो ड्रग्स आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? देखिए, आप लोग ने जो अपने रिपोर्ट में बताया, डिस्कस किया, हम लोग ट्रांजिट हैं। अब ट्रांजिट में जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वो हम लोग के दोनों साइड से है। कुछ हद तक हम लोग के अपने भी इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि लाइसेंस कल्टीवेशन ओपीएम की है। उसी तरह से जो एल्कोलॉइड है, कोकेन कोका प्लांट का प्रोडक्ट है, इट्स बेसिकली एन ऑर्गेनिक एल्कोलॉइड, तो उसकी भी प्लांटेशन है, और ये प्लांटेशन लाइसेंस्ड है इस वजह से कि इसका हम लोग इलाज में, दवाई में इस्तेमाल करते हैं, इसकी ज़रूरत है हमें। ओपीएम प्रोडक्ट्स, आपको जानकारी भी होगी इस चीज़ की, ये प्रोडक्ट मेडिसिनल वैल्यू में बहुत हाई वैल्यू रखती हैं। सिमिलरली जो कोकेन के प्रोडक्ट्स हैं, लिग्नोकेन अगर आपने सुना हो, ये टॉपिकल एप्लीकेशन है, एनेस्थेटिक एजेंट है, इसकी भी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसकी ज़रूरत तो है। लेकिन जहाँ पे भी लाइसेंस प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्व, जो कॉस्ट इकोनॉमिक्स है, उसकी वजह से इसमें इलीगल ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो वी आर गेटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम अक्रॉस आवर बॉर्डर्स, वी आर ए ट्रांजिट पॉइंट एंड जी, और हमारी वी आर नॉट रिमेनिंग। हम लोग एक सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट रह करके रुक नहीं रहे हैं, कहीं हद तक हम लोग यहाँ पे फिल्ट्रेट हो रही है, इसका इस्तेमाल भी यहाँ पे आ रहा जी, है। और हम जियोग्राफिकली अगर भारत को देखा जाए तो वो ऐसी जगह स्थित है कि वो फंसा हुआ है दो तरफ से, ये मैंने कहा, हम एक लोग तरफ transit गोल्डन हैं। क्रिसेंट और दूसरी तरफ गोल्डन ट्रायंगल, जहां से हम दोनों तरफ से इनका आना जाना लगा हुआ है। अनीता जी, लौटूंगी आपके ऊपर, लेकिन अब हम बात करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं यहाँ पर, पंकज वोरा जी HT से आते हैं। पंकज जी, आपने बहुत क्राइम को और इन सब केसेस को डील किया है, मुझे ये बताइए कि आप क्या वजूहत पाते हैं, क्या वजह है कि हमारे देश में ड्रग्स लेने वाले लोग बढ़ रहे हैं, ड्रग्स का जो कारोबार है वो बढ़ रहा है, आपकी नज़र से? देखिए, ड्रग्स के कई कारण हैं, जैसे डॉक्टर रहेजा ने बताया, सुनील ने बताया, कि अनीता जी ने बताया कि ये सब जो कारण है, ये सामाजिक कारण भी है, साइकोलॉजिकल कारण भी है, और ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट है, राइजिंग कॉस्ट है, गरीबी है, कि फिर जो अमीर तबका है उसमें स्टेटस सिंबल का एक वो है, क्या कहते हैं, ख्वाहिश है कि हम बिल्कुल लाइफस्टाइल ड्रग्स खाएं, कि एक्सटेसी या ये कोकेन या शैंपेन के साथ जैसे स्नॉटिंग वगैरह करते हैं ये लोग। तो ये कारण तो बहुत है और कोई ये जो ड्रग्स है, अब जो ज़्यादा इस पे फोकस आ गया है, लेकिन ये अगर आप प्राचीन भारत को भी देखें, प्राचीन चीन को भी देखें, ओपीएम और नशा जो है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, और नशा जो है सिर्फ ड्रग्स के ऊपर कन्फाइड नहीं है, अल्कोहल के ऊपर भी है। आप किसी स्टेट गवर्नमेंट में देखिए, क्योंकि दिल्ली को भी देखिए कि रेवेन्यू जो है, क्योंकि ऊपर जाती है, उनको आंकड़े दिखाने पड़ते हैं, तो शराब की सेल जो है वो आपको हर जगह पे मिलती है। आपको एक एक जगह पे 3-3 दुकानें कंपीट कर रही होंगी कि कौन ज्यादा शराब की बोतलें बेचता है। तो इवन द स्टेट इज इनकरेजिंग कि कोई नशा करे और उससे जो रेवेन्यू बढ़े। जी, तो जैसे शराब जो है वो ड्रग्स की कैटेगरी में ही आता है, जबकि नहीं, मतलब नहीं आता है। अलग आता है। लीगल ड्रग है, आता है ना सर? ये लीगल ड्रग है, इसको हम कहेंगे लीगल ड्रग। अंडर लॉ मगर है तो drug। हाँ बिल्कुल, ये Alcohol अल्कोहल इज ए ड्रग, इट इज ए डिप्रेसेंट, और ये लीगल ड्रग है। जो ड्रग्स की हम लोग बात करें, वी आर टॉकिंग ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स इन टर्म्स ऑफ मॉर्फिन और कोकेन ग्रुप, एंड व्हाट अल्कोहल इज, इट इज गाइडेड नॉट अंडर एनडीपीएस एक्ट, लीगली इट इज गाइडेड अंडर एक्साइज एक्ट। सो देयर इज ए कैटेगराइजेशन एंड देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंसी ऑफ द टू। तो उस हद से भी जो इसका इम्पैक्ट है बॉडी के ऊपर, वो भी दोनों का काफी हद तक अलग है। शायद यही बहुत बड़ी वजह रही थी कि हमें एक सेपरेट एनडीपीएस एक्ट की जरूरत पड़ी थी टू डील विद द सिचुएशन। जी, क्योंकि आज का विषय नशा है, तो नशा तो सभी कुछ आ जाता है। सभी कुछ उसमें आ सब कुछ आ जाता है। सिगरेट का भी, अब सिगरेट के ऊपर की डिब्बी के ऊपर लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, पर सब लोग उसका मतलब कि सेवन करते हैं कि इट्स अ पब्लिक प्लेस में स्मोक करना अलाउड नहीं है, पर कोई मतलब कि इस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई मशीनरी नहीं है। तो इसमें बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंटिंग, किस तरह से परवरिश होती है, ये सब फैक्टर्स भी आते हैं कि इसमें पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अकेला इसको नहीं काबू कर सकती। इसमें समाज को भी अपना रोल जो है इसमें बहुत प्ले करना जी। है, और किस तरह से परवरिश किसी बच्चे की हो रही है उसके ऊपर ये बहुत देखना कुछ डिपेंड। सब समाज और घर की जिम्मेदारी है। हमारे साथ वकील साहब बैठे हुए हैं, हमारे साथ हैं इम्तियाज अहमद साहब, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। इम्तियाज साहब, मुझे बताइए कि जो एक्ट है हमारा और जिसमें सजा के जो प्रावधान हैं वो कितने काफी लगते हैं आपको, अगर हम ड्रग पेडलिंग की बात करें, वो लोग जो कि इसका कारोबार करते हैं और वो लोग जो इसे लेते हैं? जैसा अनीता जी ने अभी कहा कि इसको कैटेगराइज कर दिया गया है, एक तो है जो ड्रग पेडलर्स हैं और दूसरा है जो लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। दोनों के लिए सज़ा का भी काफ़ी ख्याल किया गया है। पेडलर्स के लिए स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, उनके लिए 10 साल है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, और कहीं कहीं उनको डेथ सेंटेंस भी है। और जो लोग अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कंज्यूम करते हैं या उसके लिए पोजेस करते हैं, उनके लिए कम है। और अगर कोई उसकी मकदार कम है, क्वांटिटी कम है, तो उसमें और सज़ा कम है, कहीं 2 साल, मैक्सिमम 2 साल है, या विद फाइन है,
या सिर्फ फाइन से ही उसको छोड़ा जा सकता है। रह गई बात, इसको सिर्फ स्ट्रिंजेंट प्रोविजन देखने से नहीं हो सकता। मेरा जहाँ तक ख्याल है, एक रिफॉर्मेटिव एटीट्यूड भी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एक चीज़ भी होती है जिसकी वजह से आदमी ड्रग की तरफ जाता है। आज की सोसाइटी, आज का समाज कुछ इस तरह से चल रहा है, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमी ड्रग की तरफ जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कानून से ज्यादा कानून के साथ साथ सुधार भी जरूरी है। सुधार भी जरूरी है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि कभी किसी वक्त में ड्रग्स लिया करते थे, लेकिन आज कई सालों से वो इसे छोड़ चुके हैं। न सिर्फ छोड़ चुके हैं बल्कि वो रिहेबिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, उनके साथ में काम कर रहे हैं। आप हमें बताइए, आप जो ड्रग लेते थे वो क्या चीज लेते थे और क्यों लेते थे? आप पढ़ी लिखी फैमिली से आते हैं, क्यों आप ड्रग्स लेते थे जब लिया करते थे? मेरा नाम अमित है और मैं एक संस्था चला रहा हूँ जिसका नाम अमन फाउंडेशन है, और मैंने 13 साल तकरीबन ड्रग्स और अल्कोहल लिया है। कौन सी ड्रग लेते थे आप? मैं स्मैक लेता था और शराब पीता था। वजह क्या थी, क्यों शुरू किया आपने? रीज़न तो इसका कुछ भी नहीं था, बस सिंपली दोस्तों के बीच में गया और दोस्तों ने ऑफर किया, मैंने कहा मैं करके देख लेता हूँ। तो आप जब पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, ठीक ठाक परिवारों से आते हैं, तो पता नहीं होता उस वक्त कि सब ये ड्रग बहुत बुरी चीज है, एक बार लग गई तो लगी जाएगी जान? नहीं, बेसिकली वही मेरा प्रॉब्लम था कि मेरा ये मानना था कि मेरे को ड्रग लगेगा नहीं। बेसिकली मैं तो ऐसे ही शौकिया तौर पी रहा हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल ईगो थी। अच्छा। जिसने मेरे को मना करने नहीं दिया और मेरी सेहत पे तो कोई असर नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होगा मेरे को तो। लेकिन ऐसा नहीं था, वो ड्रग जो था मेरे से ज़्यादा ताकतवर था, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन पीने के बाद मेरी एक मजबूरी, पावरलेसनेस बन गई, और काफ़ी साल तक मैंने सफ़र किया, बहुत क्राइसिस देखे मैंने, फिर मैं ट्रीटमेंट के लिए गया। और आप आज लोगों को इसके लिए ट्रीट कर रहे हैं? हाँ जी। हमारी ऑडियंस में से कौन ऐसे लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि सब ऐसे ही ले लो मजे के लिए, मस्ती के लिए, और उसके बाद जिंदगी में क्या कुछ होता है इसके प्रति अवेयर नहीं होते? मुझे बताइए, क्या आज के लोग अवेयर हैं कि नहीं इस मामले में? कोई मुझे बताना चाहेगा, कितने लोग हैं जो कि अवेयर होते हैं आज के दौर पे, या सिर्फ दोस्ती और मजे के लिए ये चीजें ले सकते हैं? जी, कोई? हाँ जी। मेरा नाम संजय। जैसे अमित जी अभी बोल रहे थे कि पहले वो भी एडिक्ट रह चुके हैं और अब रिकवरिंग एडिक्ट हैं, ही इज हेल्पिंग अदर्स। मैं भी ऐसे एक संस्था चलाता हूँ। मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि जब हम लोग स्टार्ट किया था, अवेयरनेस वाज नॉट दैट मच, उतनी जागरूकता नहीं थी। लेकिन आज इस माहौल के अंदर जागरूकता है, लेकिन वही एक सिंपल वाली बात, एक बड़ा सिंपल सा मैटर है। जैसे सुनील जी बोल रहे थे, सुनील जी से मैं काफ़ी इस बात के लिए सहमत करता हूँ कि वो फैमिली और सोसाइटी का डर, लॉ का डर, कानून का डर, वो चीज़ उनको रोक रही है बीइंग इनटू, मतलब ओपन में आने के लिए। दे कैन आस्क फॉर हेल्प, लेकिन वो कहीं ना कोई हर चीज़ को एनोनिमिटी रखना चाहते हैं। लेकिन समाज के पास आज मेरे को ऐसा लगता है हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है आज के दिन, और ये अवेयरनेस जिम्मेदारी है हमारी सोसाइटी की, हम लोगों की। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो छुपाते हैं इस चीज को, सामने नहीं आते? जी, ये चर्चा हम अपनी जारी रखेंगे। क्या वजह है कि लोग जब ड्रग्स लेते हैं उसके बाद वो छिप जाते हैं, बाहर सामने आना नहीं चाहते? क्या हमारा समाज उसके लिए कोशिश नहीं करता? क्या वजह है, तलाशने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारी इस चर्चा में शामिल होना चाहते हैं तो SMS के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या ये नशे की बुराई आधुनिकता की देन है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो लिखिए CMPA, और अगर आपका जवाब ना में है तो लिखिए CMPB और कर दीजिए SMS 676733 पर। हमें इंतजार रहेगा और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम इस ब्रेक के बाद चर्चा में। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम नशे की बुराई और नशे की इस लत के कारणों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वजह है कि हम लोग लगातार दिन पर दिन इस तरह के लोगों की तादाद बढ़ रही है जो कि नशे के शौकीन बन गए हैं? डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, जैसे कि आप बता रहे थे कि हमारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़े वल्नरेबल लोग हैं, उनमें सेक्स वर्कर्स शामिल हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए लोग शामिल हैं, उसमें गली नुक्कड़ों में काम करने वाले बच्चे शामिल हैं, ये तो शामिल है जो नशे की लत में लगते हैं। मुझे ये बताइए, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनके पास बड़ा पैसा है, वो क्यों नशे के शिकार हो रहे हैं? उनके पास तो सब कुछ है, क्या कहीं भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं इस वजह से, या सिर्फ दिखाने के चक्कर में?
देखिए यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि नशे की जो चाहत है ये उतनी पुरानी है जितना शायद मानव इस धरती पे पुराना है। जैसे मानव विकसित हुआ, इस धरती पे आया, उसने अपने पांव जमाए, उसको चाह थी जो हम चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं। नहीं, वहां तक तो समझ में आता है, नहीं, बट इसको समझना जरूरी है दैट वी हैव ऑलवेज वांटेड थिंग्स, जो हमें एक खास तरह की इमोशंस, एक खास तरह की अनुभूति जो हम चाहते हैं वो हमें दे सके। When this is carried to extreme, जैसे आपने वेल्दी लोगों की बात की, सेलिब्रिटीज की बात की, ये वो तबका है जिनके पास सारी चीजें हैं। जब वो सारी चीजें उनको प्राप्त हो जाती हैं और जीने का मकसद, एक मंजिल जो है उनको सामने नजर नहीं आती, तो फिर वो उस इमोशन को सिमुलेट करने के लिए इन चीजों की तरफ जाते हैं, बिकॉज इट्स ट्राइंग टू प्रोड्यूस अ स्टेट। देखिए, एक आदमी नशा क्यों करता है? वो एक खास अनुभूति चाहता है, एक खास इमोशनल स्टेट चाहता है, या वो एक दर्द भरी स्टेट से अपने आप को राहत दिलाना चाहता है। जो ऐसे लोग हैं वो शराब की तरफ जाते हैं, और जो लोग जैसे हम पार्टी ड्रग्स की बात कर रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, डिजाइनर ड्रग्स हैं, जिसमें हमने एक्सटेसी का नाम लिया, जिसमें हमने कोकेन का नाम लिया, ये लोग वो हैं जो 5 घंटे एक नाइट क्लब में जाके नाचना चाहते हैं। अब हमारी नाचने के लिए हम एक ड्रग्स लेते हैं। डॉक्टर साहब, हम कौन कौन सी ड्रग्स प्रचलित हैं इस समय, कौन कौन से खास ड्रग्स हैं और किस तरह से काम करती हैं, आइए देख लेते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट में। कोकेन दुनिया का सबसे महंगा नशा। शायद यही वजह है कि आज रईसों की पार्टियों का ये सबसे प्रचलित नशा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये कोकेन है क्या, कहां से आती है और कैसे चलता है इसका काला कारोबार। कोकेन का उत्पादन मुख्यतः दक्षिण अमेरिकी देश मेक्सिको और कोलंबिया में होता है और यहाँ के संगठित आपराधिक गिरोहों द्वारा इसकी तस्करी दूसरे देशों को की जाती है। सख्त कानूनों और कम उत्पादन की वजह से ये बहुत महंगी होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 किलो कोकेन की कीमत उसकी गुणवत्ता के हिसाब से 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक हो सकती है। भारत में कोकेन की आमद खाड़ी देशों के रास्ते होती है। तस्करों के साथ साथ कुछ पड़ोसी देशों की खुफिया एजेंसियां भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए संगठित रूप से इसकी तस्करी में लिप्त हैं। कोकेन ही अकेला ऐसा नशा नहीं है जिसने युवा पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। मादक पदार्थों की ये फहरिस्त बहुत लंबी है। इसमें हेरोइन, मॉर्फिन, मैरिजुआना, एक्सटेसी, एलएसडी, पीसीपी, राइथनॉल, जीएचबी, हशीश, अफीम, चरस और गांजा प्रमुख है। हेरोइन का उत्पादन दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया, दक्षिण एशियाई देश बर्मा और मध्य एशियाई देश अफगानिस्तान में होता है। कोकेन के बाद ये दूसरा सबसे महंगा नशा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम है। मैरिजुआना का उत्पादन मुख्य रूप से मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका के कुछ प्रांतों में होता है। आसानी से उपलब्ध मैरिजुआना पश्चिमी देशों में सबसे प्रचलित नशा है। ये हैं तरह तरह के नशे जो कि आजकल के दौर में प्रचलित हैं, और जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, सिर्फ नाच पाने के लिए लोग ड्रग्स का सेवन कर लेते हैं और अपनी जिंदगी से खेल जाते हैं। इसका एहसास उन्हें बाद में होता है, यही वजह है कि वो उस वक्त सोचते नहीं हैं। अनीता जी, हमें ये बताइए कि जिस प्रकार से आप अभी बता रही थी कि काफ़ी सारे सीजर्स आपने बताए हुए हैं, लेकिन हमने ये देखा है और पढ़ा है रिपोर्ट्स में कि जो सीजर्स होते हैं वो 5% होते हैं। मतलब जितना बड़ा कारोबार चल रहा होता है उसमें 5% आप कभी सीजर। क्या वजह, क्या मुश्किलात है आपके सामने, क्यों नहीं ये सीजर्स हो पाते, क्यों नहीं हम उन लोगों को पकड़ पाते जो इस पेडलिंग के धंधे में लगे हुए हैं? देखिए, एक तो जो हम लोग का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बेसिकली जितने हमारे सीजर्स हैं वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, और कई लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अगर आप हाई सोसाइटी की बात करें, आप एक ऑर्गेनाइज ग्रुप की बात करें, जैसे नाइट पार्टी का सर्कल है उसकी बात करें, तो वहाँ से कितने लोग बड़ी जिम्मेवारी के साथ इंफॉर्मेशन दे पाते हैं? बहुत कम है। और जितनी इंफॉर्मेशन आती है उसके बेसिस पे ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। अब इसको भय बोल लीजिए, हिचकिचाहट उनकी बता दीजिए, जैसे भी है, कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग का जो रेगुलर सोर्स है उससे बाहर जाके बहुत ही कम हम लोगों ने देखा है कि एक आम शख्स, एक आम शहरी हमें बताया कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं। लेकिन पुलिस का अपना भी तो नेटवर्क होता है, वो क्या काम करता है? वही हम आपको कह रहे हैं, हम लोग जितनी सीजर कर पाते हैं वो हम लोग अपने इंफॉर्मेशन सोर्स पे कर पाते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो जाए या जो ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट्स हैं जो स्पेसिफिकली इसी काम को करती हैं। तो इट इज आवर ओन इंफॉर्मेशन सिस्टम। नहीं तो कहने का मतलब ये कि ये सीजर्स तो बहुत कम होते हैं, तो हम कैसे निपटेंगे इतनी बड़ी समस्या से? आपने जो बात कही वो बहुत एक इम्पोर्टेंट बात कही। सहज सी बात है कि
जो ड्रग्स लेता है, जो ड्रग्स देता है, जहाँ सेवन होता है, ये समाज के बीच में ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो शहर से बाहर जाके कहीं और एक दूसरे प्लैनेट में जाकर के होता है, लेकिन सब कुछ यही होते हुए भी एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क के लिए पुलिस को ढूंढना पड़ता है। एक अवेयरनेस की बात है कि हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। जनता से आज जानना चाहेंगे क्या वजह है कि लोग, जैसे कि अभी अनीता जी कह रहे हैं, समाज में रह के होता है, किसी दूसरे उपग्रह पे कोई ड्रग लेने के लिए नहीं जाता, क्यों नहीं हमारे लोग आगे आते और बताते कि साहब यहाँ पे ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, धंधा चल रहा है, यहाँ पे पेडलर्स हैं? क्या वजह, क्या डर है हमारे मन में? कौन मुझे बताना चाहेगा? बैठे बैठे। पुलिस का एक फेस है कि अगर बड़ा इनह्यूमन सा फेस है, जो एक डर होता है आम पब्लिक के अंदर बना होता है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी तरह की सोर्सेज की, तो जनरली उन्हें यह खतरा होता है कि कहीं पुलिस उन्हें ही ना ट्रैप कर ले उल्टा, कि आपको कहाँ से पता, हाउ आर यू इन्वॉल्व, हाउ यू केम टू नो। जी आप बताएं। जी मेरा कहना ये है कि पहले तो जो ड्रग्स लेता है उसको खुद का अपना होश नहीं आता, तो वो अब जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर किसी तरह उसे पता लग जाए कि किसने इन्फॉर्मेशन दी है तो उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है। तो नहीं, जो समाज का तबका है वो भी तो देखता होगा, वो कहीं तो बैठ के पीते होंगे, लेते होंगे, कुछ करते होंगे। हम क्या करते हैं तब, ये बताइए मुझे। जी हाँ, जो आम इंसान का फर्ज बनता है वो तो ही बनता है कि पुलिस को नहीं बनता तो है, पर करते क्या है? हम करते हैं ऐसा? ऐसा नहीं करते, नहीं क्योंकि करते। कहीं ना कहीं डर है हमारे जी, अंदर। कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर है और हम नहीं करते। मान लेना चाहिए अपनी गलती अगर हो थोड़ी सी भी, है ना? जी बताएं। मेरा नाम भारत है जी, और मैं खुद एक ड्रग एडिक्ट रहा हूँ। मीन्स जिस समय मैं यूज करता था, और मतलब उस समय तो मैं इसलिए बताता पुलिस को भी मेरा नशा नहीं मिलेगा, ठीक, लेकिन अब इस स्टेज में मैंने करीब 10 साल हो गए नशा छोड़े हुए। इस समय मतलब बहुत सारे ठैये हैं जहाँ स्मैक भी बिकती है, और किसी पुलिस वाले को बताया जाए कि ऐसे ऐसे हो रहा है, वो नशा बेच रहे, तो मीन्स उनको ले जाके, और मतलब जो उसको कहेगा उसकी कोई सुनाई नहीं है, वो स्पष्ट बोल देते हैं कि अपना काम कर, तूने क्या ले लेना देना इन चीजों से। अच्छा, पुलिस वालों का ये रवैया हाँ जी, रहता है कि बिल्कुल साहब स्पष्ट, तुम अपना काम करो, तुम्हें हमारे काम से क्या लेना देना है। इस वजह से आप समझते जी हैं हाँ। कि ड्रग्स। लेकिन क्या आप मुझे बताइए, क्या पुलिस वालों को पता नहीं होता होगा? वो भी तो समाज में पता रहते होता है, उनको सामने बिकती है, लेकिन नहीं कुछ कर पाते, वहां से पैसे लेते हैं वे। मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि जो लोग आपने जैसे उन्होंने बताया कि एनडीपीएस के 2 पहलू हैं, जिसमें एक कंज्यूमर के लिए है और एक ट्रैफिकर के लिए है। पुलिस ने आज तक कितने कंज्यूमर्स को रेफर किया है? क्योंकि उसके अंदर एक इलाज के लिए एक मौका मिलने का एक उसका प्रावधान है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के चार्टर में भी है कि वहां पर ऐसे डी एडिक्शन सेंटर्स खोले जाएं और कोर्ट जो है उनको रेफर करे। अगर मान लीजिए हम पुलिस की भी बात करते हैं तो पुलिस बिल्कुल उसके अंदर शांत है, यानी कि अगर एडिक्ट सामने है तो उसको नहीं पकड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसको एक जो मौका था, एक काउंसलिंग उसको दे सकते थे काउंसलर जो है, मतलब क्योंकि हर पुलिस वाला एक सोशल वर्कर भी है उसके पीछे, क्योंकि उसके पास जरूरी नहीं कि लॉ का पूरा सोशल वर्क करने के लिए पुलिस वालों के पास टाइम ही नहीं होता साहब। मैं समझता हूँ बीट ऑफिसर के पास पूरा इतना समय होता है कि ऐसा नहीं है। व्हाटएवर वी डू फॉर द सोसाइटी, सो व्हाटएवर द वर्क वी डू, इट इज अ सोशल वर्क दैट वी आर डूइंग। लेकिन जिस प्रकार ऐसा नहीं है कि सोशल वर्क और पुलिस वाले जो है वो कहते हैं साहब अपना काम करो। एक मिनट, ये क्या है? देखिए, ये तो ट्रेंड है आपके पुलिस वालों में, हम ये नहीं कहते सब में है, लेकिन ये ट्रेंड तो है कि साहब तेरे को क्या मतलब है, तू अपना काम। ये क्यों करते हैं ऐसे? और इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए उनको? जो मैं आपको बता रही हूँ, हम लोग की एक ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग ने इतने कैचेस दिए हैं जी, और अगर जो दिए हैं तो उसी सिपाही के इन्फॉर्मेशन पे दिए हैं, उसी के कहने पे दिए हैं। कितने ऐसे सिपाही हमारे पास ईमानदार? बहुत नहीं होते। बात ये नहीं है कि कितने ईमानदार हैं, उनकी गिनती की बात है। बात ये है कि अगर हमने इतने दिए हैं तो संस्था ने काम तो किया है। एक परसेप्शन बना लेना किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस की वजह से या किसी से सुन के, ज्यादातर जो हम लोग के सामने चीजें आई हैं किसी से सुना और सुनने के बाद एक परसेप्शन बना लिया कि नहीं पुलिस ऐसे ही चलती है और या ऐसे ही करती है। और जो कंज्यूमर्स की बात करें, कितनों को हम लोगों ने अरेस्ट किया, कितनों को रेफर किया, तो शायद ये सुनील साहब को ही बताना चाहिए कि जो नवज्योति फाउंडेशन है वो एक पुलिस ऑफिसर की बनाई हुई है। उसी तरह जो जेल में इन्होंने स्टेप लिया रिहेबिलिटेशन के लिए, फॉर डी एडिक्शन के लिए, ये भी एक पुलिस ऑफिसर की ही शुरुआत है, उसी की पहल है। तो पुलिस जो भी काम समाज में कर रही है, सामाजिक काम कर रही है और वो सोशल वर्क के दायरे से अलग हटके नहीं है। जी, और आप कुछ कहना? हाँ, आप जवाब देना चाहते हैं? अभी मैम कह रही थी नवज्योति से, हम भी नवज्योति से ही निकले हुए हैं, वहीं से हमने ट्रीटमेंट लिया है, जो नाजनम वहां से मिला है। उसके बावजूद भी मतलब कहीं हमारा मतलब आज ये भी हकीकत है, नवज्योति की रिकॉर्डिंग दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा रिजल्ट रहे हैं, जो हम 4 आदमी तो यहीं पे बैठे हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी जो आप सवाल था कि भी आम समाज क्यों डरता है पुलिस वालों से, वो इसलिए डरता है क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं होती आज भी। जी, संवेदनशीलता की कहीं कमी नजर आ रही है। हाँ, मेन बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अगर अपने देश का ख्याल होगा तो हम खुद आगे आएंगे और चाहेंगे कि ये गंदगी है, नशा मुझे ये बताओ भाई साहब कि आप आगे आते हो क्या? ये तो होना तो बहुत कुछ चाहिए। मैं वही बताना चाह रहा हूं। क्यों नहीं आते हम आगे?
हर एक आदमी यहाँ पे ये सोचता है कि नहीं ये तो गंदगी है, इसमें हाथ अगर मैं सानूंगा तो मैं फंस जाऊंगा खुद यहाँ पे। मानते हैं ना हम ऐसा? सेकंड रीजन ये हो सकता है कि जनता ये सोचती है कि हमारी ड्यूटी नहीं है, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है, तो इस वजह से कुछ लोग पीछे हो जाते हैं। तो अलग ही रखो, हम लोग अलग ही रखो। ये सही एटीट्यूड है? आपको ये एटीट्यूड सही लगता है? एटीट्यूड तो ये बिल्कुल गलत है, क्यों नहीं सुधारते? लेकिन आधे से ज्यादा जनता यही सोच के पीछे हो जाती है। पीछे हो जाते हैं आधे से ज्यादा जनता ये सोचती है कि गवर्नमेंट इसे शॉप लाइसेंस देती है, शॉप अल्कोहल शॉप की, तो हमें क्या जरूरत है कहने से, हमें कहने से क्या फायदा मिलेगा कि ये तो गवर्नमेंट ही देती है, गवर्नमेंट ही बढ़ावा दे रही है, तो क्या फायदा है? जी क्या फायदा है? हाँ मुझे आप, जनता क्या सोच रही है? मेरा नाम संजीव शर्मा है। सबसे पहली बात कि जो पुलिस का जो लॉज और वगैरह ये सब कुछ है, तो ये इतने खराब है कि जो गवाह है ये उन्हीं इस तरीके से पकड़ते हैं और इतनी उनको जो उनसे पूछताछ करते हैं, इससे वो घबरा के सबसे पहले तो कोई गवाह सामने ही नहीं आता। और दूसरी चीज़ ये जो नशाखोरी होती है सबसे ज़्यादा ये पुलिस जेल में ही होती है। तैयार चले जाए वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ के कैदी जितने भी हैं वो सारे नशाखोरी कर रहे होते हैं। जी हमने सुना है बहुत सारे कैदियों को तो वहाँ जाके नशे की लत लग जाती है, ये एक हकीकत है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ जी इधर माइक दीजिए। जैसे नवज्योति केंद्र में बताया गया, अभी अनीता जी ने बोला कि वहाँ पे जो डायरेक्ट एडिक्ट जाते हैं उनका इलाज होता है, बट जो डायरेक्ट वहाँ पे जाते हैं वो शायद वो भी इन्फॉर्म करते कि उनको ड्रग रिसीव कहाँ से होता है, तो क्या उनको गिरफ्तार किया जाता है? ऐसा तो नहीं लगता। जी मेरे ख्याल बड़ा वैलिड पॉइंट उठा रही हैं, वो कह रही हैं कि जो लोग जाते हैं वो तो आपको बताते होंगे ना अनीता जी। अनीता जी से हम सिर्फ सवाल इसलिए करें कि आप पुलिस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हम आपको नहीं कह रहे कि आप हमें मैं समझती हूँ ये पूरी बात का पहलू और पूरी बात का विचार और केंद्र बिंदु यही है कि एक समस्या है और हमें सबको मिलकर के ये देखना है कि समस्या तो है लेकिन उसका समाधान कहाँ है। तो समाधान के ऊपर अगर हमें जाना है तो हमें सबकी बात सुननी ही है, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक का विचार सुनना ही तो ये है। इस बात का आप जवाब दीजिए कि जब सेंटर्स में आप लोग लेके जाते हैं तो उनसे नहीं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती होगी कि साहब कहाँ क्या मिल रहा है, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ते? नहीं ऐसा नहीं है। जब भी हम लोग की सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जहाँ से शुरुआत होती है हमेशा उस आदमी से शुरुआत होती है जिसको सबसे पहले हम लोग सड़क पे से लेते हैं कि भैया आप ड्रग्स पी रहे हैं, आपको मिली कहाँ से? तो पुड़िया बताएगा, पुड़िया से हम उस आदमी के पास जाएंगे जो कि पुड़िया बनाता है, फिर उसके पास भी आदमी जाएगा जो कि उस पुड़िया का बड़ा साइज, बड़े कंसाइनमेंट देता है। लेकिन क्या वजह कि इतने पुड़िया वाले इतने गिरफ्तार नहीं होते? कितने लोगों को गिरफ्तार करते हैं आप? देखिए हम लोग ने अगर पुड़िया वालों को आप देखें तो बहुत ज्यादा गिरफ्तार किया। मैंने जो आंकड़े बताए हैं वो ज्यादा एम्फेसिस उस पर दिया जो कि बड़ी मछलियां हैं जो कि इस कारोबार को चलाने की बात कर रही हैं। हम उनकी तरफ नहीं इतना इशारा कर रहे जो कि 5 ग्राम ले रही है, जिसकी कानून भी कहता है कि सजा कम दो, जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है उसको उसमें स्पेस दो। वकील साहब ने नहीं बताया और सब लोग के लिए मैं जानबूझ के इस बात को इसलिए सामने लेके आ रही हूँ कि आदमी समझता है कि अगर मैं पी रहा हूँ, पीने वाला हूँ, लत मुझे लग गई तो मैं पुलिस के पास नहीं जाऊँ क्योंकि मैं गिरफ्तार हो जाऊँ, मेरे लिए कानून में बहुत बड़ी सजा है। NDPS एक्ट जब बना था तो बड़े सोच समझ के बना था। हर एक वो आदमी जो कि शिकार हो गया उसको इस एक्ट में अपने आप से शिकार माना और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट और सेक्शन 360 CRPC दोनों को एक्सेप्शन दे दिया गया सेक्शन 27 NDPS एक्ट को, जो कि पीने वालों के लिए है जिनको स्मॉल क्वांटिटी में वो पीते हैं। तो जी लेकिन यहाँ पे पूछेंगे ये जो स्मॉल क्वांटिटी है इसका जो ये है, हमने देखा है कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो यही करवाने में लग जाते हैं कि सब क्वांटिटी किसी तरह से पुलिस कम दिखा दे तो उनको वो सजा से बच जाए। तो इसके बारे में इसका फायदा वो लोग लेके जाते हैं, चाहे तो वो अभी फरदीन के केस में हम ये देख रहे हैं, केस में भी यही हुआ, उसका फायदा वो लेके जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट एक हाई प्रोफाइल केस पकड़ा गया उसमें भी यही हो रहा है। उनको मेरे ख्याल से अनिता आर्या जी ज्यादा बेहतर जानती हैं, अगर उसमें 27A और लग गया होता, एक प्रोविजन होता है जिसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है, ऐसे लोगों को स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए। उनको कोई सोशल प्रॉब्लम नहीं, उनको कोई कहीं से प्रॉब्लम नहीं। एक पुड़िया लेने वाला गरीब कहीं और से लेता है, इन्हीं की देखा दाखी वो शुरू करता है। ये महंगा डोज लेते हैं, वो दूसरा अपना सस्ते डोज से काम चलाता है। और मैं इससे भी डिसएग्री करता हूँ। कानून बहुत अच्छा है, बहुत अप्रोप्रिएट है, प्रॉपर है, पर्याप्त है। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ अनीता जी से कि लोग नहीं आते हैं, लोग आने की जरूरत नहीं है। अगर आज को मुझे जरूरत हो तो हर कोने, हर नुक्कड़, हर स्टेशनरी वाले के यहाँ भी मुझे मिल जाएगा, हर जगह बीड़ी सिगरेट की दुकान पे भी मुझे मिल जाएगा। क्या 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 वजह है कि पुलिस को नहीं मालूम होता है ये। पुलिस चाहेगा, पुलिस को मालूम है कि फैशन डिजाइनर की लेट नाइट की पार्टीज होती हैं उसमें चलता है, लेट पार्टीज में होता है उसमें चलता है, तो पुलिस का एक अपना आदमी नहीं जा सकता है वहां। अगर जो आपकी यादाश्त में हो तो पिछले साल एक इसी तरह का मुकदमा सामने आया था जिसमें एक पूरी चेन को नारकोटिक्स कंट्रोल ने उठा लिया था और इसी तरह से उठाया था और पुलिस ने अपनी इंफॉर्मेशन अपनी क्षमता से उठाया था उसको। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। वो पिछले साल एक हुआ है। अगर ऐसा है तो बहुत सारे अपने लिंक्स मिल सकते हैं पुलिस। अगर हम हाई प्रोफाइल केसेस की बात करें, सामने चले आए कि हाँ भाई हम मदद करते हैं
तो कौन किसको इनकार है कि हम लोग इस पूरी चेन को खत्म कर दे, कम से कम समाज तो बचेगा। जी बेशक बेशक। जी हमारे पास कुछ दर्शक कहना चाहते हैं। हाँ जी। जब से ये चर्चा शुरू हुई है तब से ही हमने देखा है कि हम सिर्फ सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। बेशक। हमारे हाथ में जो है, एक कॉमन मैन के हाथ में जो है वो है डिमांड। तो हम डिमांड को रोक सकते हैं अवेयरनेस क्रिएट करके। ये मुद्दा कि पुलिस का कितना रोल है, लॉ का कितना रोल है, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। क्योंकि शायद लॉ ये कहेगा कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये करना, और शायद पुलिस ये कहेगी कि लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा करना। हम खुद क्या कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात खुद है। क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, और वो जो सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है इसके साथ उसे दूर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप जो ये बात करिए हमारे सारे दर्शक सुन रहे हैं और आपकी बात से जरूर प्रभावित होंगे और वो अवेयर होंगे। मेरे ख्याल से इनके लिए तालियां बजाएं। बहुत वैलिड पॉइंट। अभी हमारे वकील साहब हैं, इन्होंने बोला कि स्टेशनरी की दुकान है या फिर कोई भी मामूली दुकान है वहाँ पे ड्रग्स अवेलेबल है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के गर्ल्स कॉलेज से आती हूँ और मतलब मेरे कॉलेज के सामने स्टेशनरी की दुकान है और रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ड्रग्स मिलते हैं। क्योंकि ये गर्ल्स कॉलेज है इसीलिए वहाँ पे पुलिस कांस्टेबल्स भी हैं। लेकिन अगर बच्चों को ये नजर आता है कि सामने ड्रग्स मिल रहे हैं तो क्या कांस्टेबल्स को नजर नहीं आता कि वहाँ पे ड्रग्स हैं? जी अनीता जी बताएंगे, उन्होंने पट्टियां तो नहीं बांध रखी हैं अनीता जी? नहीं, आपका कुछ नहीं है। ये जो बातें उठती हैं कि पुलिस ने यहाँ पे ये कार्रवाई नहीं की, यहाँ पे भी ये कार्रवाई नहीं की, ये बातें हम लोग आराम से सुनते हैं। इसलिए सुनते हैं कि ठीक है, एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। मैं इनसे ही पूछना चाहूंगी, मैं किसी पे ये नहीं कहना चाहती किसने किया सही किसने किया गलत, लेकिन क्या कभी इन्होंने इस चीज को टोका कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है? क्या कभी लेटर बॉक्स में एक चिट्ठी डाल दी, एनोनिमस ही डाल दी कि हमने ये चीज को नोटिस किया? जी मैं इस तरफ ज्यादा जाना चाहूंगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका आप लोग उपयोग कीजिए। बहुत सही बात कर रहे हैं। इसको रोक पाना, कानूनन इसको रोक पाना। जी एक दूसरे के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से अच्छा है कि हम खुद उसके लिए क्या करते हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक हम लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो SMS के जरिए हमसे जुड़िए। हमारा आज का सवाल है कि क्या नशे की ये बुराई आधुनिकता की देन है? अगर आपका ये जवाब हाँ में है तो लिखिए CMPA, और अगर ना में है तो लिखिए CMPB और कर दीजिए SMS 676733 पर। इंतजार रहेगा। देखिए ब्रेक के बाद हमारा ये कार्यक्रम। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नशे के इस बढ़ते हुए जाल में जो लोग फंस जाते हैं उन्हें किस तरह से निकाला जाए और क्या कुछ करना चाहिए समाज को, कानून को, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। और हमारे चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपसे इम्तियाज अहमद साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, आप वकील हैं। छोटी क्वांटिटी और बड़ी क्वांटिटी इस पर तो डिफर करता है कानून, सजा लगे, लेकिन मुझे बताइए जैसे आप कह रहे थे कि रिफॉर्मेटिव होना चाहिए, जो लोग ड्रग्स लेते हैं क्या उनको वो छोटी सी सजा भी क्या मिलनी चाहिए? क्या कहते हैं आप? सजा तो खैर मिलनी ही चाहिए जो लोग उसके शिकार हैं, जो लोग शिकार हैं, लेकिन इन बिटवीन जैसे अब ट्रायल चल रहा है, या एक बहुत अहम बात यह है कि कोई खुल के ओपन अगर चाहता भी कि रिफॉर्मेशन, तो आके खुल के ओपन आता नहीं है रिफॉर्मेशन सेंटर्स पे, क्योंकि द मोमेंट मालूम हुआ कि नशा का आदी है, नशा ले रहा है, इसके पास कुछ मिलेगा, पुलिस एक्शन पे आ जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो छोटी सजा 6 महीने साल की जो भी है वो मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब लोग, हाँ मुझे बताएंगे आप। मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं एक वर्ड बीच में हटा रहा हूँ। वकील साहब ने अभी बोला सजा मिलनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कॉन्सिक्वेंस मिलना चाहिए, उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, परिणाम भुगतना चाहिए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसको जेल में डाल दिया जाए, जेल में उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। अगर किसी को मलेरिया, जैसे सुनील जी कह रहे थे, उसको जेल में डाल दो, फिर खत्म हो जाएगा ठीक मलेरिया। ये भी डिजीज है, इसको समाज पहले स्वीकार तो करे, ये डिजीज है। कोई डिजीज जब मानेगा तो ट्रीटमेंट की बात करेगा ना। जो डिजीज ही नहीं मान रहा, ये मीडिया इतनी बातें उछाल रहा है, तो डिजीज ही नहीं मान रहे तो उसको ट्रीटमेंट कैसे देंगे? उसको सजा ही तो देंगे। आप ये कह रहे हैं कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनसे हमें सहानुभूति रखनी चाहिए, उन्हें सुधार करना चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें सजा में डाल दें, उन्हें जेल में डाल दें। जी सजा डाल के रिफॉर्मेटिव सेंटर्स में डाल दें। नहीं, मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूं कि एक तरह से जो है कि जो भी ड्रग्स लेता हुआ पाया जाता है उसको एक मौका सुधारने का देना चाहिए। उसमें अगर सुधर रहा है तो उसमें मतलब कि पुलिस को और स्टेट एजेंसीज को उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन सजा नहीं देनी चाहिए फिर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अब सजा वो तो भुगत ही रहा है, जब वो उसको जब पुलिस के उसमें आएगा चुंगल में या किसी भी उसमें आएगा, सोशल स्टिग्मा इतना लग जाता है कि मतलब मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहती हूँ, क्या जो लोग ड्रग्स लेते हैं उसके शिकार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है इस पे?
एक तरह से क्योंकि समाज में रहते हैं, थोड़ा सा डेटरेंट तो होना चाहिए। होना चाहिए आप कहते हैं, और कितने लोग कहते हैं इस पे? हाँ, एक सेकंड। हाँ, मेरा नाम रजनीश है। मैं अनीता मैम से एक बात पूछना चाहूंगा। मैम ने मुझसे कहा कि जैसे गली मोहल्ले में कहीं भी कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, जैसे मेरे फ्रेंड्स अगर वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कि मैम को अवेयर करूँ या उनके पेरेंट्स को अवेयर करूँ, या मैम ने कहा कि कोई एक चिट्ठी डाली आपने कहीं पुलिस स्टेशन में। मैं बताना चाहूंगा कि लोगों के मन में पुलिस वालों का इतना डर है कि वो चिट्ठी डालने के तो पूरा पुलिस स्टेशन में जाने से डरते हैं कि आप पुलिस स्टेशन में क्यों आए हैं, क्या कहा आपके यहाँ पे, किस वजह से आए हैं, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमको बताएं। तो क्या पुलिस वालों की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पब्लिक में इतना जागरूक फैलाएं या उनको विश्वास दिलाएं कि नहीं आप पुलिस स्टेशन में बेखबर आए। आपको नहीं, उन्होंने तो हर जगह लिख रखा है पुलिस आपकी दोस्त, आपका हमेशा स्वागत है। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, मैंने जो बात पूछी थी उसका जवाब उन्होंने, आप बताइए। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनडीपीएस एक्ट या इस तरह के और जो कानून बने हैं कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। हमारी सोसाइटी में जो अवेयरनेस की कमी है, आप देखिए कि आज केमिस्ट की दुकान में ड्रग लेना बच्चों के लिए इतना आसान हो गया कि बिना डॉक्टर के रिफर किए वो नींद की गोलियां, इसके अलावा जो खांसी की दवा होती है वो तक लेने को तैयार है, और उनके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है। तो हमारी सोसाइटी में बच्चे पैदा होने के बाद से जो आज ड्रग की एडिक्शन बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर वो एक लत बन जाती है और आने वाले टाइम में फिर उसकी ISBT दिल्ली का महाराणा प्रताप बस अड्डा, उसके आसपास और जो हनुमान मंदिर ओल्ड दिल्ली में, वहाँ ड्रग पेडलर या उनसे रिलेटेड जो ड्रग लेते हैं, आई डोंट नो कि उनका नाम क्या है, सिरिंज लेते हुए खुलेआम पुलिस देखती है, आम जनता देखती है, और वो या तो वो झुंड बना के बैठे होते हैं या खुलेआम अपने लिए ले रहे, लेकिन कोई नहीं देख रहा होता। हाँ, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सजा की जो बात हाँ, आपने कही है, सजा के लिए जरूरी नहीं कि सजा मिले जो नशा ले रहा है, परिणाम जैसे इन्होंने कहा परिणाम दिया जाए, मगर उसके बीच में ऐसे तौर तरीके निकाले जाएं, क्योंकि पुलिस ने ऐसे तरीके अपना सकती है जिसमें अगर वो एडिक्ट है, इलाज नहीं करा रहा, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उस एडिक्ट के लिए सोशल कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है, फैमिली का उस पर कोई दबाव नहीं रहता। अब पुलिस जो है उसके अंदर एज ए सोशल वर्कर, जिसको मैंने कहा कि वो कर सकती है, उसको बुलाए, वहां का जो बीट ऑफिसर है, अगर उसको मिले, जरूरी नहीं कि पुलिस अंदाज में ही मिले, एक सोशल वर्कर की तरह भी मिल सकता है और उसको एक रास्ता दे सकता है। जैसे प्रोबेशन एक्ट की बात कही है, वो एक बड़ा अच्छा एक तरीका है जिसके अंदर सुपरविजन में वो रह सकता है और इलाज के लिए तैयार किया सकता है। तो ये यानी कि जो एनजीओ जो काम कर रही हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स काम कर रहे हैं, और जो पुलिस है और जो कम्युनिटी है, ये तीनों का एक तारतम्य होना बहुत आवश्यक है। अगर वो नहीं होगा तो हमारे कोई जो आवश्यकता पड़ती है कि एकदम ही या तो हम उसको खुली छूट दे देते हैं कि वो नशा ले, जैसा आपने कहा कि मंदिर मार्ग पे अगर देखा हमने, कहीं मंदिर पे देखा नशा ले रहे हैं वो, या तो बिल्कुल आंख बंद कर लेते हैं, और या फिर अगर आंख खोलते हैं तो इतनी आंख खोलते हैं कि उसको सजा क्या, मार दे उसको। अब अगर हम इसको राहुल महाजन की बात करें, मीडिया ने पहले जो उसको जब दिखा रहे थे तो राहुल महाजन को ऐसे थे कि ही वाज ए स्टार, मगर जैसे ही पता लगा कि वो नशा ले रहे हैं, अब ही हैज बिकम जस्ट नथिंग। अब वो इस समय, क्या आप मुझे कोई भी कहीं कहेगा कि राहुल महाजन कल वो इलाज करा करके बाहर आना चाहे और पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, तो क्या आप उसको अलाउ करेंगे? अलाउ करेंगे। जी, हमारे साथ वोरा जी बैठे हुए मीडिया की बिरादरी से आते हैं। वोरा जी, क्या वजह है कि हाई प्रोफाइल केसेस जो पकड़े जाते हैं, खासतौर से ड्रग्स के मामले में, मीडिया बिल्कुल पिल जाती है, और हमने देखा है कि मीडिया उनको सांस लेने का वक्त नहीं देती। वो भी इंसान है, अगर ड्रग्स लिए है तो उसको सुधरने का मौका देना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए कि वो अपने इंट्रोस्पेक्ट कर सके, लेकिन हम उस पर जबरदस्त दबाव बना देते हैं। जो अभी तक पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि राहुल महाजन का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, उनको कई मौके मिले थे सुधरने के, उनको डी एडिक्शन सेंटर में भी डाला गया था, लंदन में भी रिहेबिलिटेशन के लिए गए थे, तो एक और भी तो मौका दिया जा सकता। ये तो अब आगे की बात है ना, लेकिन जब उनके पिता की बहुत अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई थी, तो उस वक्त जब वो था तो इनको दिखाया गया था कि अ मैन विद अ ग्रेट कंपोजर, एक पॉलिटिकल पार्टी उनको दिखा रही थी कि ये भावी फ्यूचर के नेता हैं, मतलब कि ये जो राज्यसभा में आएंगे, ये वो तो सब मीडिया भी तो दिखा रही थी वैसे। वो क्योंकि उस पार्टी के लोग कह रहे थे तो मीडिया उनको प्रोजेक्ट कर रहा था, और उन्होंने अपने फादर के फ्यूनरल में जिस तरह का कंपोजर शो किया था, उससे बहुत उभर के उनका बहुत अच्छा एक तरह से जी, वो सब बातें सही है, लेकिन ये बताइए क्यों हाई प्रोफाइल केसेस के पीछे पड़ जाती है मीडिया? लेकिन ये जो इसके बाद की चीजें हैं, ये मीडिया एक तरह से, इस चीज से मीडिया भी सबक सिखा रही है कि जो है कि कहां एक तरफ उनके लिए इतनी ज्यादा पॉजिटिव पब्लिसिटी हो रही थी, और ड्रग्स और इसमें जो भी नशे में पड़ता है उसका अंजाम क्या हो सकता है कि एकदम व्यक्तिगत केस देखें तो आप लोग उस पर दबाव नहीं बना देते, वो कैसे बाहर आएगा इस चीज से? हम राहुल महाजन की बात नहीं कर रहे, हम एक जनरल बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसका जवाब नहीं। आप बताइए उदाहरण के तौर पे किसके ऊपर दबाव बनाया मीडिया ने, जो है कि अब राहुल महाजन का किसी भी हाई प्रोफाइल को आप पकड़ते हैं, देखिए इतने सारे लोग हैं, उनका तो मीडिया में विवरण नहीं आता, छपता नहीं है कुछ भी, लेकिन इस तरह केसेस को हम पकड़ लेते हैं और उन्हें पकड़ के आप देखिए कि मीडिया के अंदर जो, अगर आप देखें कि हाई प्रोफाइल आदमी ही आइकॉन बनता है, हाई प्रोफाइल आदमी ही ब्रांड एम्बेसडर बनता है,
कि अगर खांसी की दवाई चाहिए तो अमिताभ बच्चन को वहां पे खांसी करके उसको ठीक होके दिखाना पड़ता है, सचिन तेंदुलकर को कोक पी के दिखाना पड़ता है, तो आम आदमी क्यों नहीं वहां पे पीते हुए दिखाते एडवर्टाइजमेंट में या टेलीविजन में? तो मतलब मजबूरी है मीडिया की, इसलिए उसको करना मजबूरी पड़ता नहीं है, जी, शायद मजबूरी यहाँ पे नहीं है, कुछ कहना दुनिया चाहते हैं, reality। हमारे दर्शक कुछ कहेंगे। हाँ मैं एक बात कहना चाह रहा था, जैसे सर भी बोल रहे थे कि वो कोक और पेप्सी के ऐड के बारे में बता रहे थे, तो फिर इसका मतलब जो भी थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था मेरे दिमाग में कि ये सिर्फ एक मीडिया को एक मसाला चाहिए, ये सिर्फ वही हो रहा है। क्योंकि राहुल महाजन को देखेंगे, कोक पेप्सी वाले मीडिया को ऐड का पैसा देते हैं, करोड़ों रुपया देते हैं, वो इसीलिए बार बार दिखा रहा है, नहीं तो मीडिया को कोई शौक नहीं है उसको दिखाने मीडिया को ये का। कोई शौक नहीं है कि इससे नशे किससे लोग बाहर आए या अवेयरनेस फैले, ये कह रहे हैं जी। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि अगर हम राहुल महाजन की बात करें, नहीं हम राहुल महाजन की यहाँ बात नहीं कर रहे, अगर उसकी भी बात करें तो जैसा वोरा साहब ने कहा कि पहले उसको एक हीरो की तरह दिखाया गया जब वो अपने फादर के फ्यूनरल पे, क्रिमेशन पे था और उसने एक बहुत ही कंपोस्ट रूप लिया, और उसके बाद जो परिस्थिति हुई, सडनली हम उसको एक विलन की तरह, क्रिमिनल की तरह देख रहे हैं। What we need to also understand here is कि ये जो 1 महीने का, ये जो कुछ दिन का जो पीरियड रहा, यहाँ पे एक एडिक्ट जो है वो रिकवरिंग एडिक्ट भी अगर हो, चाहे उसका इलाज हुआ उस दौरान वो ले रहा था कि नहीं ले रहा था, पर ये जो पीरियड था एक बहुत ही इवेंटफुल पीरियड था। उसको अपने पिता की मृत्यु से जूझना था और सडनली वो जो पावर की बात की जा रही थी कि वो राज्यसभा के MP बना दिए जाएंगे, ये सारी परिस्थितियां भी एडिक्ट के लिए बहुत वल्नरेबिलिटी का पीरियड होती है। तो एक एडिक्शन जो है ये एक सामाजिक दीमक है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे घर में आग लगे वो आग है, लेकिन अगर पड़ोसी के घर में आग लगे तो वो तमाशा है। तो यहाँ देखिए हमें इस बात को स्वीकारना होगा कि ये, जैसा आपने बताया कि ये 20 से 50% की रेट से ग्रोथ अगर हो रही है, और आने वाले दिनों में अगर ये शायद हम इस बात से अनजान ना बन पाए, इस बात से अनछुए ना रह पाए कि ये जो समस्या है ये हमारे घरों में भी आ सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि एक एडिक्ट जो है वो क्रिमिनल नहीं है, उसको वक्त चाहिए, और अगर वो स्लिप हो जाता है, अगर उसने 3 इलाज कराए हैं जैसा इन्होंने कहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बुरा व्यक्ति है या वो क्रिमिनल है कि वो 3 इलाजों में भी ठीक नहीं हो सका। कई बार एक एडिक्ट को ठीक होने में 10, 15, 20 इलाजों की भी जरूरत होती है, लेकिन अगर अपने एक शरीर के अंग में कोई खराबी है तो हम उसे काट के फेंक तो नहीं देते। अगर मेरे भाई, मेरे माँ, मेरे बाप के साथ ये हो तो मैं क्या रुख अपनाऊंगा? क्या मैं संवेदनशील नहीं रहूंगा? क्या मैं कोशिश नहीं करूंगा कि बार बार भी अगर मुझे एक डॉक्टर के पास जाना पड़े, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाना पड़े और मैं उसका इलाज करा पाऊं? मैं करूंगा। तो व्हाई शुड आई नॉट व्यू समबडी, यू नो, इट इज वेरी इजी टू मेक अ असर्शन और एक टिप्पणी करना बहुत आसान। हम लौटेंगे आपके पास। अगर ये मेरे भाई, बहन, बेटे, बच्चे के साथ हो तो मैं क्या करूंगा और कितनी बार उसे अस्पताल ले जाऊंगा? और जब ये लोग ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या नहीं भी ले रहे होते, तो समाज कितना उन्हें एक्सेप्ट करता है, कितना हम उन्हें अपनाते हैं, उनकी इस वापसी को आसान बनाते हैं। चर्चा करेंगे इस पर छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें हमारे SMS का सवाल, हमारा आज का सवाल है, आप इसमें भाग ले सकते हैं कि क्या नशे की ये बुराई आधुनिकता की देन है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो लिखिए CMPA, और अगर ना में है तो लिखिए CMPB और कर दीजिए SMS 676733 पर। इंतजार रहेगा। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नशे की लत से जुड़ी बातों पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और अगर नशे की लत से ग्रसित व्यक्ति वापस लौटना चाहे जिंदगी की तरफ, तो जिंदगी कितने हाथ फैलाकर उसका स्वागत करती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब तो बता ही रहे थे, लेकिन मुझे ये बताइए समाज कितना एक्सेप्ट करता है ऐसे लोगों को? क्योंकि हर बार उनको लगता है कि साहब ये तो ड्रग्स लेता था, कितना आराम से लेता है? सुनील जी आप बताइए। एक महत्वपूर्ण है बात समझने की इसके अंदर कि ये एक रिलैप्सिंग डिजीज है, ये क्रॉनिक डिजीज है, यानी कि लंबे समय तक चल सकती है। जैसे आपकी डायबिटीज बीमारी है, वैसी ये बीमारी है। ये केवल एक शरीर की नहीं है, ये केवल मन की नहीं है, ये केवल सामाजिक नहीं, यानी कि हमारे को सारे पहलुओं को देखना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। जैसा आपने कहा अवेयरनेस की बात हम कह रहे हैं, अवेयरनेस हमारी जानकारी, नॉलेज तो बहुत है हमारे को ड्रग्स के बारे में, इसीलिए, और मार्केटिंग होती है, अल्कोहल की मार्केटिंग होती है, ड्रग्स की मार्केटिंग होती है, यानी कि पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनती है, तब ये सब चीजें होती हैं। इसका मतलब कि हमारे माइंड को जैसे कोक के लिए तैयार किया जाता है, वैसे ही ड्रग्स के लिए भी तैयार किया जाता है। तो जब तक हम अपने धारणाओं को, हम अपने जो नजरिया है चलता है यार ये तो प्रॉब्लम किसी और के घर की है, ये मेरी नहीं है, ये इस तरह की धारणाओं को जब तक हम चैलेंज नहीं करेंगे, उसमें बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। इसमें बहुत बड़ा जो पक्ष है वो है क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या हम इसको रोक सकते हैं। इसमें अगर रोकना है तो अवेयरनेस बहुत बड़ा फैक्टर है, एक एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। वैसे ही हमें एजुकेशन या अवेयरनेस देनी पड़ेगी जैसे हम
ओरल पोलियो वैक्सीन के लिए ड्राइव चला रहे हैं, जैसे हम एड्स के लिए चला रहे हैं, उतनी कमिटमेंट, उतना मीडिया, उतनी एजुकेशन, उतना स्कूल लेवल पे हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी ये समझाने के लिए कि हमारी सीख ये है कि एक बार आदमी गलती से शुरुआत कर देता है कि देखिए मैंने तो ले लिया, मैं इसमें नहीं बंधूंगा, मैं इससे ऊपर हूँ, लेकिन होता यह है कि वो उसके ऊपर नहीं रह पाता, वो उसमें बंध जाता है। तो एक अवेयरनेस की बहुत जी, और इसके लिए मेरे ख्याल मीडिया का बहुत जबरदस्त रोल है। जी वोरा जी, आप क्या कहेंगे, मीडिया का कितना बड़ा रोल है अवेयरनेस के लिए? मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया जो है कि एग्जाम्पल जो सामने दिखाकर कि किस तरह से परिवार बर्बाद हो जाते हैं कि ये जो नशे की लत में जो पड़ते हैं, और मतलब कि देयर होल लॉट ऑफ स्टोरीज की जो है, लेकिन इस तरह की भी स्टोरीज है जैसे आप पहले चर्चा कर रहे थे कि जो रिहेबिलिटेट होके आता है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं है। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा एग्जांपल जो है आप अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश का देखिए कि उनको जो अल्कोहल अब्यूज के लिए कई बार ट्रीटमेंट करना पड़ा था जब तक वो 40 साल के थे। उसके बाद ही हैज बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड की सेकंड टाइम उनकी टर्म है, मतलब कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हुई, रिहेबिलिटेशन क्या हुई कि इतनी जबरदस्त हुई। तो इस तरह से बहुत उदाहरण है, बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं, बहुत सारे संगीतकार हैं, बहुत सारे वो हैं जिन्होंने ड्रग अब्यूज किया है, लेकिन उन्होंने दे हैव कम आउट ऑफ इट और उन्होंने उसके ऊपर फिल्में बनाई हैं, उसके ऊपर उसके इवल्स के ऊपर वो किया है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई केस सुर्खियों में आए सिर्फ तभी मीडिया सक्रिय ना दिखाई दे, उसके अलावा भी वो इसके बारे में छापे, इसके बारे में लिखे और करे तो बहुत बेहतर होगा, और यही उससे उम्मीद भी की जाती है। जी, ड्रग्स को लेके जहाँ तक अभी तक हमने देखा है, हमें सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव सुनने को मिला है। तो हम ये क्यों नहीं करते, आई मीन पुलिस जो हमारी गवर्नमेंट है जहाँ से ये प्रोड्यूस होके आ रहा है वहीं पे जाके क्यों नहीं, जैसे अभी हमने देखा कि मेक्सिको से ये ज़्यादा बन के आ रहा है, तो वहीं जाके हम क्यों नहीं कोई एक्शन लेते? यहाँ बैठ के सुझाव देने, जब कोई केस सामने आता है तो सॉल्यूशंस बहुत सारे सामने आते हैं पर वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता हमारे यहाँ पे। ऐसा नहीं है, अगर मेक्सिको में आप लोग को जानकारी हो तो जो वहाँ का कार्टेल बना हुआ है उसको गवर्नमेंट ने बहुत जोरों शोरों से तोड़ने की कोशिश की है, और सिर्फ मेक्सिको की गवर्नमेंट ने या कोलंबिया की गवर्नमेंट ने नहीं, पूरे दुनिया ने उसको कोशिश की है। तो कोशिश तो बहुत अच्छी हुई है। और 20 साल पहले जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हमारे देश में आ रहा है, इन देशों से आ रहा है, उसको रोकने के लिए क्या कुछ? रोकने के लिए अगर आप सरकार की तरफ से देखें तो कस्टम्स, इमिग्रेशन, जितनी ये डिपार्टमेंट है इन सबको मिलाकर के एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन बन गई, एक स्पेशल एजेंसी क्रिएट कर गई, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, और उनकी जो सीजर्स हैं, उनकी जो सक्सेस है, इट हैज बीन ट्रेमेंडस। हमने तो ये भी सुना है कि वो जो वायर लगी है, जो तार लगी है, उस पे से थैले फेंक दिए जाते हैं, देखिए जब ऊंट छोड़ दिए जाते हैं, इस तरीके से भी तो तस्करी हो रही। आपकी बात सही है, ये लगभग चूहे और बिल्ली का खेल होता है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं उनको पकड़ने के लिए, वो अपना दिमाग लगाते हैं कि इससे बेहतर हम क्या करें कि हम नजर में ना आए। जी बताएं। लोग स्टार्टिंग तो सिगरेट और इनसे अल्कोहल से करते हैं, तो हम इन पे क्यों नहीं बैन करते, सीधा इन पे क्यों बैन करते हैं? सही। मैम मेरा सवाल ये है कि जब कहते हैं बाहर दुक्कड़ पर बीड़ी सिगरेट आराम से मिल सकता है तो हम वहीं पे उसको स्टॉप क्यों नहीं करते, वहाँ पे सप्लाई पे हम रोक क्यों नहीं लगाते? वहाँ हमने लिखा तो हुआ है कि 18 साल से कम को नहीं मिलेगी, लेकिन लिखा हुआ है, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो पकड़ते क्यों नहीं हम लोग जाके, जो बच्चे वहाँ जाके सिगरेट खरीदते हैं, हम कितनों का हाथ पकड़ के उन्हें खींचते हैं? जी आप बताएं। मैं जानता हूँ कि आज मैं एक ऐसी दुकान के साथ में रहता हूँ जहाँ बगल में शराब बिकती है, और शराब इतनी खुलेआम बिकती है और उसको लेने के लिए लोग इतनी कभी कभी 2-2 लाइनें लंबी लगती हैं, और वहाँ से लोग खरीद रहे हैं, और पुलिस भी कभी आती देखती और वहाँ पर बैठ के पीते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इस तरीके का माहौल नहीं बन रहा है कि वो उसमें कोई कमी है। मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ना केवल जब हाई प्रोफाइल ऐसी बातें होती हैं तभी उसे दिखाया जाता है या दर्शित किया जाता है, बल्कि ड्रग्स से रिलेटेड और भी जो समस्या जो युवा वर्ग फेस कर रहा है उसे भी उन्हें अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। बस छोटा सा संक्षेप में आप बताइएगा। अभी इन्होंने कहा कि जैसे एक फैमिली काउंसलिंग होनी चाहिए, लेकिन फैमिली को ये अवेयरनेस होता है कि उसका बच्चा गलत राह पर चल रहा है या वो ड्रग ले रहा है, तो उसी स्टेज पर उसको स्टॉपेज क्यों नहीं किया जाता है? जी, फैमिली को पता देर से चलता है, तब तक तो पानी सर से निकल चुका होता है। हाँ जल्दी से फटाफट। हर फैमिली को नहीं पता होता कि उसका बच्चा ड्रग ले रहा है। बच्चा फैमिली के पास जाके नहीं ड्रग लेता, उनके सामने जाके शराब नहीं पीता है, अलग से पीता है, तो फैमिली को तो पता ही नहीं। तो जब बहुत पीक पे प्रॉब्लम पहुंच जाती है तब किसी को पता चलता है। जी डॉक्टर रहेजा, मुझे बताइए कि जैसे बता रहे हैं कि फैमिलीज को पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी आप क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे इस तरह के लोगों की फैमिलीज के लिए और इस तरह के लोगों के लिए कि वो इससे दूर रहें और हमेशा नजर रखें अपने बच्चों पे, अपने घर वालों पर कि कहीं वो ड्रग्स तो नहीं ले रहे? बचपन से ही उनकी परवरिश में जो हम सही संस्कार, सही वैल्यूज दें, उनकी जो इमोशंस हैं, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है, उनकी जो एंग्जाइटी है, उसको बर्दाश्त करने की जो उनमें क्षमता है, और जो है वो एक
समाज का महत्वपूर्ण अंग बन सके, जिसको इस तरह की आदत लग जाए। बिकॉज ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि मुझे इसकी आदत नहीं लग सकती, मैं डिफरेंट हूं, और उसमें वल्नरेबिलिटी है, जब वो इस चीज का एक्सपेरिमेंट करता है तो वो फिर इसमें जूझ जाता है। जो सप्लाई लाइन है शायद ये पावरफुल रहेगी, क्योंकि जो बेचने वाले हैं अक्सर ये जो ड्रग्स ज्यादा फिजिकल डिपेंडेंस प्रोड्यूस करती हैं, जैसे हीरोइन, मॉर्फिन है, जिसको कुछ समय ही लेने के बाद उसको ना लेने से इतनी शरीर में छटपटाहट और तकलीफ होती है कि व्यक्ति बाध्य हो जाता है कि बार बार वो नशा करे। और हमें ये बताया जाता है कि जो लोग हमसे इलाज करा के जाते हैं 6 महीने 8 महीने बाद जब वो बाहर होते हैं, समाज में होते हैं और ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो बेचता है, हमेशा उन लोगों को ड्रग्स जो हैं वो मुफ्त में या उधार पे दी जाती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक बार लेगा तो फिर वो बार बार लेगा और फिर लेने के लिए आएगा। एक बहुत ऐसा साइकिल है, कुछ चक्र है जिसमें जो फंस जाता है। इस कड़ी को रोकने के लिए जैसा हमने कहा कि एक टॉप डाउन अप्रोच और एक बॉटम अप अप्रोच, दोनों ही अप्रोचेस को हमें ध्यान में रखना होगा। हमें जो कानूनी व्यवस्था, हमारी ऐसी भी नॉलेज में है कि 80s में एक मिनिस्टर का बेटा एक खास ड्रग को एडिक्ट हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि 10 दिन के अंदर वो ड्रग दिल्ली में उपलब्ध नहीं थी। तो कानून के हाथ में, पुलिस के हाथ में काफी पावर है। बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब आप कह रहे हम हैं। ये मान लें, अगर हम ये ठान लें कि हमें इसको एलिमिनेट करना है, जैसा अनीता जी ने कहा कि अगर हम एजुकेशन एक कैंपेन कैरी करें, ना सिर्फ जब एक हाई प्रोफाइल केस सामने आए तब उसके बारे में बात करें, लेकिन जैसे पोलियो के बारे में हम इतनी डेडिकेशन के साथ एक कैंपेन कर रहे हैं, उसी तरह एक कैंपेन करें ताकि हमारा समाज जो है इस दीमक से मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि आप इस तरह के पेशेंट्स को डील करते हैं, इसीलिए आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं, हम समझ सकते हैं आपकी बात। और यहाँ पर आखिर में गुजारिश सबसे यही कि घर में कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई बच्चा कहीं इसका सेवन तो नहीं कर रहा, ध्यान रखिए इस बात का, हमेशा सजग रहिए और इससे दूर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी वक्त, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए डीडी न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार।